Hello my dear students, welcome again to our YouTube channel Learning Hub। आज हम क्लास 10th का जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 402, उसकी पार्ट ए का यूनिट 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। इस यूनिट के अंदर हम ये समझेंगे कि कम्युनिकेशन क्या है, क्या क्या उसके टाइप्स हैं, किस तरीके से जो कम्युनिकेशन है उसको किया जाता है, क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं, क्या कुछ बैरियर्स जो है कम्युनिकेट करते समय हमें फेस करने पड़ते हैं, उन बैरियर्स को कैसे ओवरकम करेंगे। तो इस सारी चीजों का डिस्कशन करेंगे हम आज आपके यूनिट 1 कम्युनिकेशन स्किल्स में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसी चीज से कि कम्युनिकेशन क्या है। तो अगर हम जनरल में बात करें तो कम्युनिकेशन क्या है कि हम जब एक दूसरे से बातचीत करते हैं, यानी हम अपने आइडियाज या अपने थॉट्स या अपनी फीलिंग्स जब एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कम्युनिकेशन कहते हैं। लेकिन वास्तव में अगर हम बात करें तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो आपका एक लैटिन वर्ड था, लैटिन लैंग्वेज का एक वर्ड था कम्युनिकेयर। उस कम्युनिकेयर वर्ड से निकलकर आपका कम्युनिकेशन बना था, और ये जो कम्युनिकेयर वर्ड था इसका मीनिंग था टू शेयर, चीजों को शेयर करना। लेकिन जब हम कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर जो चीजें शेयर होती हैं वो आपके आइडियाज होंगे, आपके थॉट्स होंगे या आपकी फीलिंग्स होंगी। तो यहाँ से हमारी डेफिनेशन जो है कम्युनिकेशन की निकल कर आती है कि द कम्युनिकेशन is a word which is taken from the Latin word communicare, which means to share. In communication we share our ideas, thoughts and feeling to others। कि हम दूसरे को जब अपनी आइडियाज, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं तो उसी को हम क्या कहते हैं, आपका कम्युनिकेशन कहते हैं। तो कम्युनिकेशन की डेफिनेशन हमें यहाँ पर क्लियर होती है कि कम्युनिकेशन हम किसे कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे प्रॉपर डेफिनेशन में तो कम्युनिकेशन कह रहा है कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन वर्ड कम्युनिकेयर विच मीन्स टू शेयर। और उसका मतलब क्या है, जब हम इंटरचेंज करते हैं अपने थॉट, आइडियाज, फीलिंग और ओपिनियन दूसरों को, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेस को कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके बाद बात आती है आपकी कि कम्युनिकेशन जो है वो स्टार्ट कैसे किया जाता है, कहाँ से स्टार्ट होगा, कौन कौन से एलिमेंट्स कम्युनिकेशन के अंदर होंगे, उन एलिमेंट्स का क्या रोल होगा। इनको कई बार क्वेश्चन जो है वो ऐसे भी पूछा जाता है, व्हाट डू यू मीन बाय कम्युनिकेशन साइकिल, या फिर व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो याद रखिएगा जब भी कम्युनिकेशन होता है तो ये टू वे होता है, इट इज ऑलवेज टू वे। यानी अकेला कोई भी बंदा अपने आप से कम्युनिकेट करने के बजाय जब तक दो लोग नहीं होंगे तब तक कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो ये टू वे प्रोसेस है कम्युनिकेशन का, जिसमें दो लोगों का इन्वॉल्व होना जरूरी है। और जब आपके दो लोग होंगे तो दोनों का अलग अलग रोल होगा। एक जो होगा वो होगा आपका सेंडर, जिसका काम होगा मैसेज को दूसरे को सेंड करना, और अदर साइड पे आपका होगा रिसीवर, जो उस मैसेज को रिसीव करेगा। अब ये जो सेंडर और रिसीवर हैं, ये दोनों किस तरीके से मैसेज को सेंड और रिसीव करेंगे। तो जब सेंडर जब भी कोई बात या कोई आइडिया या कोई ओपिनियन या कोई थॉट दूसरे को बताएगा, तो उसको बताने के लिए वो एक मैसेज का यूज करेगा, मैसेज का सहारा लेगा, मैसेज की फॉर्म में उस अपने आइडिया थॉट को कन्वर्ट करेगा। और जब वो उसको मैसेज या आइडिया की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडिंग। उस प्रोसेस को हम क्या, इनकोडिंग कहते हैं। अब जो मैसेज सेंडर ने इनकोड किया या क्रिएट किया, वो मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंचेगा। लेकिन क्वेश्चन आता है कि रिसीवर तक पहुंचेगा कैसे। तो रिसीवर तक पहुंचाने के लिए हम किसी मीडियम का या किसी चैनल का यूज करते हैं, जिसकी हेल्प से आपका वो मैसेज आपके रिसीवर तक पहुंचता है। वो मीडियम कुछ भी हो सकता है। जैसे अगर हम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो मीडियम होगा वो फोन होगा। अगर हम कोई रिटर्न कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो वहां पर आपका जो चैनल होगा या मीडियम होगा वो पेन और पेपर हो सकता है। जब ये मैसेज रिसीवर के पास पहुंचेगा तो जो रिसीवर है वो उस मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। और जब अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेगा तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडिंग। डिकोडिंग करने के बाद यानी अंडरस्टैंड करने के बाद रिसीवर फाइनल हमें क्या देगा, एक रिस्पॉन्स देगा, जिसको हम फीडबैक के नाम से भी जानते हैं, कि क्या वो बात
जो सेंडर ने रिसीवर को सेंड की थी, क्या उसको वो बात समझ में आई या नहीं आई। और ये जो फीडबैक वापस जब सेंडर के पास जाएगा, तो सेंडर के पास जाने के लिए भी इसको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपकी मीडियम की या चैनल की, यानी उसी चैनल का या किसी दूसरे चैनल का यूज करते हुए वो फीडबैक किस तक पहुंचेगा, आपके सेंडर तक। तो इस तरीके से आपका एक कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल जो है वो पूरा होता है। तभी हम कहते हैं कि जो कम्युनिकेशन है वो हुआ। लेकिन कई बार पूछ लिया जाता है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है। ये तो हमारा कम्युनिकेशन हो गया कि उसने चीजों को बताया, सेंडर ने मैसेज के रूप में, रिसीवर ने उसको कैप्चर किया। लेकिन इफेक्टिव फीडबैक तभी बोला जाता है या इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी बोला जाता है जब आपका जो सेंडर है उसने जो बात कही वो रिसीवर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती है, तभी कम्युनिकेशन क्या रहता है, इफेक्टिव। सपोज कीजिए सेंडर ने कोई बात कही, मैसेज सेंड किया रिसीवर को, लेकिन रिसीवर को वो अंडरस्टैंड नहीं हुआ। उसने फीडबैक के रूप में जो रिस्पॉन्स दिया उसमें उसने कहा कि ये बात मुझे समझ में नहीं आई, तो उस टाइम तक जो आपका कम्युनिकेशन था वो इफेक्टिव नहीं था। यानी जो सेंडर उसको बताना चाहता था या अंडरस्टैंड करवाना चाहता था, उसको रिसीवर अंडरस्टैंड नहीं कर पाया। तो इसलिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन तभी होगा जब सेंडर द्वारा कही गई बात रिसीवर को अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन साइकिल में ये आपके मेन कंपोनेंट्स हैं जो यूज करते हैं। सेंडर मैसेज को क्रिएट करेगा, और जो मैसेज क्रिएट करने का प्रोसेस है उसको हम एनकोडिंग कहते हैं। और जब मैसेज इनकोड होने के बाद जब हम रिसीवर को सेंड करते हैं, और सेंड करने के लिए जिस मीडियम का या जिस चैनल का या जिस किसी भी साधन का हम प्रयोग करते हैं उसको हम मीडियम या चैनल कहते हैं। रिसीवर के पास मैसेज पहुंच जाता है, रिसीवर उस मीडियम के थ्रू उस चैनल उस मैसेज को एक्सेप्ट करता है, और एक्सेप्ट करने के बाद उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है, और उस अंडरस्टैंड करने के प्रोसेस को हम डिकोडिंग कहेंगे। डिकोडिंग करने के बाद रिसीवर अपना फाइनल फीडबैक देता है कि उसको वो मैसेज अंडरस्टैंड हुआ या नहीं हुआ, और वो फीडबैक वापस से मीडियम और चैनल के थ्रू आपके सेंटर तक पहुंचता है। तो इस तरीके से आपका जो है कंप्लीट कम्युनिकेशन साइकिल जो है आपका पूरा होता है। इस डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो आपको वही सारे कंपोनेंट्स नजर आएंगे। सबसे पहले जो शुरुआत होती है वो सेंडर से होती है। सेंडर मैसेज को इनकोड करता है, क्रिएट करता है एक मैसेज, और वो मैसेज किसी चैनल या मीडियम के थ्रू रिसीवर तक पहुंचता है। रिसीवर उस मैसेज को अंडरस्टैंड करता है, जिसको हम डिकोडिंग कहते हैं। फिर वो एक फाइनल फीडबैक देता है, और वही फीडबैक वापस से आपके सेंडर के पास चैनल के थ्रू पहुंचता है। तो इसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन साइकिल, या कई बार पूछ लिया जाता है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन साइकिल। तो एलिमेंट्स भी अगर पूछता है तो भी आपने यही लिखने हैं, और कम्युनिकेशन साइकिल भी पूछता है तो भी आपने यही लिखने हैं। इसके बाद आते हैं टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कितने टाइप हैं, तो अगर हम ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड करें तो ब्रॉड कैटेगरी में कम्युनिकेशन को आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है जनरली। एक पार्ट आता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन, और दूसरा पार्ट आता है आपका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है जिसमें हम वर्ड्स का यूज करेंगे, यूज ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स का यूज होगा। नॉन वर्बल में नो वर्ड्स आर यूज, वर्ड्स का यूज नहीं होगा। तो क्वेश्चन आता है कि क्या यूज करेंगे वर्ड्स की जगह पर। फर्दर अगर हम कैटेगराइज करें वर्बल कम्युनिकेशन को, फर्दर आपका दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक पार्ट बोला गया आपका ओरल कम्युनिकेशन, और दूसरा बोला गया रिटन कम्युनिकेशन। यानी वर्बल कम्युनिकेशन के भी दो पार्ट फर्दर कैटेगराइज किए गए। ओरल कम्युनिकेशन यानी आप चीजें जब स्पोकन फॉर्म में दूसरे को बताते हैं, समझाते हैं, और रिटर्न के अंदर आप कोई चीज राइट करके, लिख कर जब आप दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं, तो वो रिटर्न कम्युनिकेशन कहलाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो ओरल कम्युनिकेशन में आपका फेस टू फेस कन्वर्सेशन, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, ये सारी चीजें आती है। रिटर्न में अगर हम बात करें तो ईमेल हो गया आपका, मैसेजेस हो गए, व्हाट्सएप चैट हो गई, ये सारी चीजें आपकी रिटर्न कम्युनिकेशन के अंदर आती है। नॉन वर्बल जो कम्युनिकेशन है उसको भी आगे फर्दर तीन कैटेगरी में जो है ब्रॉड कैटेगरी बनाई गई। पहली बनाई गई ऑडिटरी मेथड, दूसरी बनाई गई विजुअल, एंड तीसरी बनाई गई बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज तो इन तीन कैटेगरी के अंदर, यानी हमने अभी अभी पढ़ा नॉन वर्बल में किसी टाइप के वर्ड्स का यूज नहीं होगा। यानी आप वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे तो हम क्या यूज कर सकते हैं। ऑडिटरी के अंदर आपकी यूज होती है साउंड्स।
ऑडिटरी में हम साउंड्स का यूज करते हैं। विजुअल्स के अंदर आपके ग्राफ्स हैं या पिक्चर्स हैं, चार्ट्स हैं, सिंबल्स हैं, इन सब का यूज करते हैं हम। और आपके बॉडी लैंग्वेज में बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स का यूज करते हैं, तो उसको हम क्या कह देते हैं, बॉडी लैंग्वेज। तो ये फर्दर कैटेगरी है आपकी कम्युनिकेशंस की। बॉडी लैंग्वेज की भी फर्दर कैटेगरी बनाई गई है, जिनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हमें अभी ये समझना है कि ब्रॉड कैटेगरी में दो में डिवाइड किया गया है, वर्बल एंड नॉन वर्बल। वर्बल में आपका यूज ऑफ वर्ड्स होगा, नॉन वर्बल में वर्ड्स का यूज नहीं होगा। वर्बल को अगर फर्दर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ओरल एंड रिटन। नॉन वर्बल में इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, ऑडिटरी, विजुअल एंड बॉडी लैंग्वेज। ये वही डायग्राम जो मैंने अभी आपको बताया, वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ओरल एंड रिटन। यहाँ पर साइन लैंग्वेज को दो फर्दर कैटेगरी में, ऑडियो और विजुअल में डिवाइड किया गया था। मैंने इसको एक ही सिंगल कैटेगरी में जो है डिवाइड करने के बजाय उसको दो अलग अलग पार्ट्स में आपको बताया। बात सेम ही है आपकी। तो अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हम एक एक को जो है डिटेल में डिस्कस करेंगे। वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, नॉन वर्बल क्या है, ओरल क्या है, रिटन क्या है, ऑडियो साइंस क्या है, विजुअल साइन क्या है और बॉडी लैंग्वेज क्या है। तो सबसे पहले जो हमें डिस्कस करने वाले हैं वो है वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या है? जैसे हमने अभी पढ़ा था पीछे, वर्बल कम्युनिकेशन यानी यूज ऑफ वर्ड्स, यूज ऑफ वर्ड्स होंगे। और हमने आगे फर्दर ये भी पढ़ा था कि जो वर्बल कम्युनिकेशन है वो दो टाइप का है आपका। वर्बल कम्युनिकेशन हमने पढ़ा था, एक तो आपका स्पोकन फॉर्म में है और एक रिटन फॉर्म में है। तो यानी जब आपके वर्ड्स का यूज हो, वो चाहे स्पोकन फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, आपका क्या कहलाता है, वर्बल कम्युनिकेशन। द कम्युनिकेशन विच यूज द वर्ड्स इन द स्पोकन और रिटन फॉर्म इज कॉल्ड द वर्बल कम्युनिकेशन। तो यहाँ से हमारे पास वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन निकल कर आती है कि ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें वर्ड्स का यूज चाहे वो स्पोकन फॉर्म में हो या रिटन फॉर्म में हो, क्या कहलाएगा, वर्बल कम्युनिकेशन कहलाएगा। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। और वर्बल कम्युनिकेशन मीन्स शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होगी, हेल्प ऑफ वर्ड्स, वो चाहे रिटन फॉर्म में हो या स्पोकन फॉर्म में हो। तो यहाँ पर अगर आप देखें ओरल कम्युनिकेशन के अंदर, ओरल कम्युनिकेशन में आपकी जब दो लोगों के बीच फेस टू फेस डिस्कशन होता है या फिर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, आपका ओरल कम्युनिकेशन कहते हैं। रिटन कम्युनिकेशन में जब आप चीजें लिखकर दूसरे को बताते हैं, अब ये जैसे लड़की लेटर लिख रही है या कोई पेपर पे कुछ राइट कर रही है, तो ये जो कम्युनिकेट कर रही है वो रिटन फॉर्म में कर रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, रिटन कम्युनिकेशन कहेंगे। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर जो हम इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं वो विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, वेदर इट इज इन स्पोकन फॉर्म और रिटन फॉर्म। फिर बात आती है ओरल कम्युनिकेशन क्या है। तो जब हम ओरल की डेफिनेशन लिखते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन में यानी आप केवल स्पोकन वर्ड्स का ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो यानी ऐसा कम्युनिकेशन मोड जिसके अंदर आप जो कम्युनिकेट करते हैं सेंडर और रिसीवर के बीच में, तो वो केवल किसके थ्रू होता है, स्पोकन वर्ड्स के थ्रू होता है। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल यहाँ आपकी ग्रुप डिस्कशन है, टेलीफोनिक चैट है, पब्लिक स्पीकिंग है, फेस टू फेस कन्वर्सेशन है, ये सारे किसके एग्जाम्पल हैं, आपके ओरल कम्युनिकेशन की, यानी जिसमें ओरली आप चीजों को स्पोकन फॉर्म में बताकर दूसरे को समझाने की कोशिश करते हैं। फिर बात आती है हमें ओरल कम्युनिकेशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला है कि अगर आप ओरल कम्युनिकेशन करना जानते हैं अच्छे से, तो आप इफेक्टिव नेगोशिएटर हो सकते हैं। यानी आप चीजों को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करने में या दूसरे को कन्विंस करने में जो है वो बहुत जल्दी इजीली आप कन्विंस कर पाएंगे। तो अगर आपके अंदर क्या है, ओरल कम्युनिकेशन स्किल्स है। दूसरी, एबल टू इनिकुलेट टीम स्पिरिट, आप किसी टीम के अंदर, अपनी टीम के अंदर काम कर रहे हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए भी अगर आप उनके साथ ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो वो आपकी टीम क्या होगी, मोटिवेट होगी। कह रहा है ओरल स्किल्स की वजह से आपकी जो लिसनिंग स्किल्स हैं वो भी क्या हो जाती हैं, डेवलप होती हैं, क्योंकि जब तक आप दूसरे की बात को सुनेंगे नहीं तब तक उसका जो है आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए वहां पर आपकी लिसनिंग स्किल्स भी क्या हो जाती हैं, डेवलप होती हैं।
और सबसे इम्पोर्टेंट, आप छोटे छोटे जो डिस्प्यूट्स हैं यानी छोटे लड़ाई झगड़े हैं उनको इजीली जो है एक दूसरे के साथ डिस्कशन कर सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो ये हमारी क्या हो गई ओरल कम्युनिकेशन की नीड। इसके बाद आते हैं हम रिटर्न कम्युनिकेशन पे। रिटर्न कम्युनिकेशन जैसे हमने अभी पढ़ा कि चीजों को राइट करके या टाइप करके आप जो है दूसरे को कम्युनिकेट जब करते हैं अपने एक्सप्रेशंस, अपने फीलिंग, अपने थॉट्स, तो उसी को हम क्या कहते हैं रिटर्न कम्युनिकेशन। तो कह रहे हैं रिटर्न कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स रिटर्न और टाइप्ड वर्ड इज कॉल्ड रिटर्न कम्युनिकेशन। कह रहे कई बार जो ओरल कम्युनिकेशन है उससे ज्यादा बेटर माना गया है रिटर्न कम्युनिकेशन को। क्यों? क्योंकि हम जो है इसको एडिट कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं सेंड करने से पहले। लेकिन ओरल कम्युनिकेशन में जो हमने एक बार बोल दिया उसको हम एडिट नहीं कर सकते हैं, और जो चला गया वो चला गया, एडिटेबल वहां पर जो है पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए ओरल कम्युनिकेशन की बजाय आपका रिटर्न कम्युनिकेशन को ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है, क्योंकि रिटर्न के अंदर हम चीजों को 2 से 3 बार अच्छे से चेक करने के बाद ही उसको आगे सेंड करते हैं, ताकि उसके अंदर किसी टाइप की कोई भी एरर ना रहे। फिर बात आती है हमें क्यों जरूरत है रिटर्न कम्युनिकेशन स्किल्स को सीखने की। तो पहली चीज, जहां भी आप कहीं भी काम करेंगे तो वहां पर जो भी आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे या मैनुअल्स मिलेंगी या कोई भी इंस्ट्रक्शंस आपको मिलेंगे काम करने के लिए, वो रिटर्न फॉर्म में मिलती है। तो इसलिए हमें रिटर्न कम्युनिकेशन जरूरी है। हो सकता है कि हमें सामने वाले से भी जो कम्युनिकेट करना पड़े वो रिटर्न फॉर्म में करना पड़े, तो इसलिए हमें कम्युनिकेशन जो है उसके लिए रिटर्न कम्युनिकेशन भी आपकी जरूरी है। जब आप बहुत सारी कोई पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी कैरी करते हैं तो उनको समझाने के लिए भी आपको जो है रिटर्न कम्युनिकेशन के रूप में आपको एक लेटर प्रोवाइड करते हैं या आपको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करते हैं जो रिटर्न फॉर्म में होती हैं, ताकि आप उनको अच्छे से रीड कर पाएं और उनको समझें कि आपने जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके लिए आपको रखा गया है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अच्छे से समझ पा रहे हैं या नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, जब इंपॉर्टेंट कोई मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर कन्वे करना है तो उसका बेटर एग्जांपल आपका रिटर्न कम्युनिकेशन है। यानी हम एक ईमेल के थ्रू जितने भी हमारे एम्प्लॉइज हैं उन सबको एक सिंगल सेम मैसेज जो है हम इजीली ट्रांसमिट कर सकते हैं, और वो भी आपके रिटर्न फॉर्म में। तो वहां पर हमारा टाइम भी बचता है, मनी बचता है, एफर्ट्स बचते हैं। तो इसलिए हम वहां पर किसका यूज करते हैं, आपके रिटर्न कम्युनिकेशन का। यानी रिटर्न कम्युनिकेशन जो है आपका वैसा कम्युनिकेशन जिसके अंदर हम रिटर्न फॉर्म में चीजों को समझाने की कोशिश करते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपने ओपिनियन को, तो उसको हम रिटर्न कम्युनिकेशन कहते हैं। इसके एग्जांपल्स और भी हो सकते हैं, जैसे आपका न्यूज़पेपर हो गया, आपके एसएमएस हो गए, आपकी ईमेल्स हो गई, ये सारे किसका एग्जांपल है, आपके रिटर्न कम्युनिकेशन का। उसके बाद आते हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल हम अभी पढ़ गए हैं। वर्बल कम्युनिकेशन, वर्बल का मतलब क्या था, जिसके अंदर आपकी स्पोकन भी और रिटर्न भी, स्पोकन एंड रिटर्न, वर्बल में हमारी दोनों कवर हो रही थी। तो इन दोनों के बेस पर हमें एडवांटेज बताने हैं। तो सबसे पहले एडवांटेज है इजी एंड फास्ट। जब हम चीजें बोलते हैं तो हम तुरंत जो है आपका फीडबैक देते हैं, तुरंत रिप्लाई करते हैं हर चीज का। फ्लेक्सिबल इन नेचर, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम एक चीज के ऊपर टॉपिक पर डिस्कशन करते करते तुरंत दूसरे टॉपिक पर जो है इजीली मूव कर जाते हैं। रिटर्न के अंदर बात करें तो रिटर्न कम्युनिकेशन अगर हमारे पास होता है तो उसका हम प्रूफ रख सकते हैं, जो आगे हमारे लिए जो है एज ए प्रूफ काम कर सकता है। पोर्ट्रेट करता है इमेज को स्पीकर की कि जो आपका बोलने वाला है उसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या है, किस तरीके का वो स्पीकर है, उसको नॉलेज है या नहीं है, उसकी एक पोर्ट्रेट जो है वो हमारे सामने जो बन जाती है, इंप्रेशन बन जाता है। इसके अलावा हमें तुरंत क्या मिलता है, फीडबैक भी मिलता है स्पोकन के अंदर। ये तो हो गए हमारे एडवांटेजेस। डिसएडवांटेज में अगर बात करें हम कल्चरल डिफरेंस, मान लो 2 अलग अलग कल्चर के लोग हैं और आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो वहां पर प्रॉब्लम क्या होगी कि दोनों की अगर लैंग्वेज अलग अलग है तो दोनों के कम्युनिकेशन में क्या हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। या फिर वर्ड्स को जो आपके प्रोनाउंस करने का तरीका है वो अगर सही नहीं है तो मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस भी रहते हैं। ओरल के अंदर आपके चीजों को करेक्ट करने के लिए आपका कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि एक बार जो आपने चीज बोल दी उसको आप दोबारा करेक्ट करके वापस रिपीट नहीं कर सकते। इसके अलावा चांसेस ऑफ डिस्टोर्शन, डिस्टोर्शन का मतलब होता है चीजों को तरोड़ मरोड़ कर पेश कर देना सामने वाले के साथ, कि आपने कहा कुछ था और
किसी दूसरे बंदे ने तीसरे बंदे को उसके अंदर कुछ एडिशन करके जो है वो बता दिया, तो वो डिस्टोर्शन मैसेज हो गया, यानी जो एक्चुअल मैसेज था उसमें क्या आ गए, चेंजेस आ गए। रिटर्न कम्युनिकेशन में जब हम बात करते हैं तो हमें कम्युनिकेशन की कॉस्ट भी पे करनी पड़ती है, यानी आप चाहे वो पेन पेपर की कॉस्ट की बात करें या इंटरनेट की कॉस्ट की बात करें, जिसके थ्रू आप ईमेल, व्हाट्सएप ये सारी चीजें सेंड करते हैं, तो ये आपके क्या हो गए इसके डिसएडवांटेज। इसके बाद आते हैं हम पब्लिक स्पीकिंग। अभी तक हमने जो कम्युनिकेशन पढ़ा था उसके अंदर जो हम डिस्कशन कर रहे थे या हम जो कम्युनिकेट कर रहे थे वो 1 to 1 कम्युनिकेशन कर रहे थे। लेकिन जब आपका कम्युनिकेशन बहुत लार्ज ऑडियंस के सामने होता है, बहुत सारी ऑडियंस है, उनको आप एड्रेस कर रहे हैं, तो उस कम्युनिकेशन को हम पब्लिक स्पीकिंग कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन भी आप देखेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग इज द प्रोसेस ऑफ स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ लार्ज ऑडियंस। लार्ज ऑडियंस मतलब जहां पर नंबर ऑफ पीपल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। यानी आप 1 to 1 कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं, आप 1 to many कम्युनिकेशन कर रहे हैं, यानी वहां पर बहुत सारे लोग आपके जो है आपकी बात को सुन रहे होंगे, कुछ एग्री कर रहे होंगे, कुछ एग्री नहीं कर रहे होंगे, लेकिन आपकी बात में अगर उनको इंटरेस्ट है सुनने में तो ही वो आपको सुनेंगे। तो इसलिए जो पब्लिक स्पीकिंग प्रोसेस है वो थोड़ा सा टफ है कि लोग आपको सुने, समझें, जो आप कहना चाहते हो उन तक पहुंचना चाहिए और उनको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारे कम्युनिकेशन का सबसे मेन जो आपका उद्देश्य है वो यही है कि कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए, आपका इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना जरूरी है। अलेक्जेंडर ग्रेग थे एक रिसर्चर, जिन्होंने 3 चीजें बताई थी पब्लिक स्पीकिंग के बारे में। उन्होंने कहा था जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो इन 3 चीजों पर खास फोकस हो आपका। सबसे पहले चीज थी कि जिस चीज पर आप बोलने जा रहे हैं पब्लिक को, उस टॉपिक के बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए। कह रहा है गेट इनटू योर सब्जेक्ट। कह रहा है जो भी चीज आप सामने वाले के सामने दूसरे के सामने एड्रेस करने जा रहे हैं उसको सब्जेक्ट को अच्छे तरीके से आप जो है उसको तैयार करें, प्रिपेयर करें, और गेट योर सब्जेक्ट इनटू योरसेल्फ। कह रहा है उस सब्जेक्ट को अपने अंदर ऐसे उतार लें कि जब आप सामने वाले को वो चीज एड्रेस करें तो उनको ऐसा ना लगे कि ये तैयार किया हुआ है इन्होंने, उनको ऐसा लगे कि ये सब्जेक्ट इनका जो है लर्न बाय हार्ट है और ये बिल्कुल एकदम वेल प्लान है, वेल तरीके से इन्होंने तैयार किया हुआ है इस चीज को। थर्ड कह रहा है गेट योर सब्जेक्ट इनटू द हार्ट ऑफ ऑडियंस। कह रहा है वो चीज केवल आपको समझ में नहीं आनी चाहिए, वो ऑडियंस तक भी पहुंचनी जरूरी है, यानी जो रिसीवर है उनको भी उस पर्टिकुलर मैसेज का मीनिंग समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंड होना चाहिए। खाली सेंडर की तरफ से मैसेज को समझ लेना काफी नहीं है, क्योंकि वो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसलिए जरूरी है कि सेंडर के अलावा जब सेंडर उस बात को डिलीवर करे ऑडियंस को, तो वो बात रिसीवर को भी समझ में आनी चाहिए, अंडरस्टैंड होनी चाहिए। तो यानी अपने सब्जेक्ट को जिस बारे में आप बता रहे हैं वो ऑडियंस के दिलों में उतर जाना चाहिए, यानी उनको वो बात लंबे समय तक अंडरस्टैंड हो, याद रहे, और आपको एज ए गुड पब्लिक स्पीकर वो याद रखे। उसके बाद आता है नेक्स्ट हमारा स्टेज फ्राइट। स्टेज फ्राइट क्या है? बेसिकली आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है जिसमें एक बंदा स्टेज के ऊपर खड़ा है लेक्चर स्टैंड के सामने, लेकिन उसको थोड़ी सी हेजिटेशन हो रही है बोलने में, या फिर वो एनेक्सियस महसूस कर रहा है, बेचैन महसूस कर रहा है। तो स्टेज फ्राइट बेसिकली एक टाइप की बेचैनी है जो डिस्क्राइब करती है आपकी फीलिंग्स को, आपकी बेचैनी को, जब आप नंबर ऑफ पीपल्स के सामने जो है किसी बात को रखते हैं या कहते हैं। तो आपको जो स्टेज फियर है, जिसको हम स्टेज फियर भी कहते हैं, कि स्टेज पर जाने का जो डर है, उसी को इसने स्टेज फ्राइट भी बोला है। तो वो हमें स्टेज फियर के नाम से भी हम उसको जानते हैं। तो वो स्टेज फियर हो जाता है कि आप स्टेज पर जाकर क्या कहेंगे, ऑडियंस क्या सोचेगी, आपसे अगर गलती हुई तो क्या होगा। तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में चलती हैं। तो वो जो स्थिति है स्टेज पर जाने से पहले जो हमें बेचैनी होती है, उसी को इसने क्या बोला है, स्टेज फ्राइट बोला है। तो एक टाइप की बेचैनी है जो डिस्क्राइब करती है आपकी फीलिंग्स को जब आप नंबर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स के सामने अपनी बात को रखते हैं। फिर बात आती है कि स्टेज फ्राइट जो आपकी है, उस स्टेज फ्राइट को दूर कैसे किया जाए। क्या रहा, ये जो डर है, ये जो स्टेज का फियर है, इसको दूर करने के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो इसके लिए 3 पीज इसने बताए हैं। कह रहा है इन 3 पीज पर कंसंट्रेट करो। प्रिपेयर,
यानी आप जिस टॉपिक के लिए ऑडियंस को एड्रेस करने जा रहे हैं उसको अच्छे से प्रिपेयर करो। यानी आपको पता होना चाहिए आपकी ऑडियंस क्या सुनना पसंद करती है, क्या कुछ उनका मोटो है, किस तरीके से वो चीजों को समझेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग अपने कंटेंट को प्रिपेयर करें, प्रैक्टिस करें उस कंटेंट की बार बार, ताकि आप किसी लूप होल को ना छोड़ें, वहां पर कोई ऐसा जो चीज ऑडियंस को बताने वाली थी और आप मिस कर गए तो ऐसा ना हो, या आप बताते बताते कोई पॉइंट भूल गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको बार बार क्या करें, प्रैक्टिस करें। और थर्ड है आपका परफॉर्म। और जब आपकी ये दोनों चीजें प्रिपेयर और प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, उसके बाद आप उस चीज को परफॉर्म कर सकते हैं। दूसरी जो चीज फोकस करनी है, सेट द प्रैक्टिकल गोल्स। कह रहे अपने गोल्स जो सेट करें आप, प्रैक्टिकल गोल होने चाहिए। प्रैक्टिकल का मतलब जो पॉसिबिलिटी हो, ऐसा नहीं कि कोई भी गोल आप बना लें और बाद में पता लगे कि वो होना पॉसिबल ही नहीं था, तो ऐसे गोल सेट ना करें। स्टेज पर जाने से पहले कोई भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मैं ये चीज भूल गया तो, या ऑडियंस को ये मेरा जो पॉइंट है अच्छा नहीं लगा तो इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स जो है वो नहीं आने चाहिए। और जब आप स्टेज पर पहुंच जाते हैं तो अपनी बात को रखने में जल्दबाजी ना दिखाएं, आराम आराम से उसको ऑडियंस के सामने रखें। क्योंकि कई बार हमें क्या होता है, जब हम स्टेज पर होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम जल्दी से इसको फिनिश अप करें और स्टेज से नीचे उतर जाएं और हमारा इससे पीछा छूट जाए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। डोंट बी फास्ट, ज्यादा स्पीड में जो है अपनी चीजों को ना रखें, क्योंकि अगर आप स्पीड में बोलेंगे ऑडियंस को क्लैरिटी नहीं होगी, अंडरस्टैंड नहीं कर पाएगा और इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। कह रहे फिर भी अगर आपको बेचैनी महसूस होती है तो स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स का सहारा लें। जैसे डीप ब्रीथिंग हो गया आपका, गहरी गहरी सांसें लें। वो जब आपको पता होता कि 5 से 10 मिनट का मेरे पास गैप है, तो उन 5 से 10 मिनट का फायदा उठाएं, गहरी सांस लें, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें। बिगिन द प्रेजेंटेशन विद पॉज। कह रहे हैं अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको पॉज के साथ, थोड़े ठहराव के साथ स्टार्ट करें, ताकि जो ऑडियंस है उसका कंसंट्रेशन आपकी तरफ जाए, आपकी बातों को सुने और थोड़ा पॉज लेने के बाद फिर फर्दर अपनी जो प्रेजेंटेशन है उसको स्टार्ट करें। तो ये हमारे हैं स्टेज फियर जो है आपका है उसको दूर करने के क्या मेथड हो सकते हैं, क्या कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। और स्टेज फ्राइट कहें या स्टेज फियर कहें, दोनों एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं। वर्बल कम्युनिकेशन तक हमने कंप्लीट कर लिया है, तो नेक्स्ट जो वीडियो है वो हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे विद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन और उसके सब पार्ट्स, कहाँ कहाँ पर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यूज होता है, क्या फर्दर टाइप्स हैं, और इसके अलावा कुछ एमसीक्यूज भी जो है हम अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। कोई और फर्दर टॉपिक जो आपको नहीं समझ में आ रहा हो, आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं वो जो वीडियो है वो आपके लिए लेकर आऊं और आप चीजों को बेहतर ढंग से समझ पाए। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।